अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चले स्टोरी की तरफ चलते हैं। उनका डेरा एक जंगल में था। ये उनकी खुफिया कमीन गाह थी। जंगल के आसपास हर मुख्तलिफ पहाड़ियाँ थी। मुझे एक झोंपड़े में लाकर पठा गया। यहाँ गैस के हंडोले रोशन थे। फिर डाकू दलेर सिंह अपनी खौफनाक नज़रों से मुझे घूरता हुआ बोला, मैं तेरा क्या हशर करूँ अब? तूने मेरे सोहने भाई जाबर सिंह को कत्ल करने की जुर्रत कैसे की थी? ये कहकर उसने जोशे गैस से मगलूब होकर मेरी थोड़ी पर ज़ोरदार मुक्का रसीद कर दिया। मैं कई कदम लटखड़ाता हुआ दूर जा पड़ा। मेरा निचला होंठ फट गया था। मैं अपने ही लहू का मज़ा चखने पर मजबूर हो गया। मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, मगर इससे कहीं ज़्यादा मैं परेशान और हैरान था। मुझे ये समझने में ज़रा देर न लगी थी कि इस बात बस डाकू दलेर सिंह को मेरी तरफ से शायद गलतफहमी हुई है। अब मैं भी खामोश न रह सका और हिम्मत करके उससे बोला, दलेर सिंह, मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। मैंने तो आज तक तुम्हारा ना नाम सुना था और ना ही तुम्हारे भाई को देखा था। तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी, और वो भी डाकू दलेर सिंह को? वो गुराकर मुझे घूरते हुए बोला। डाकू दलेर सिंह ने आज तक अपने दुश्मनों का चेहरा नहीं बुलाया। मेरे भाई सुनार के कत्ल में जो लोग भी शरीक हैं, मैं उन सबको चुन चुन कर मौत की नींद सुला चुका हूँ। मगर तुम्हारी मुझे ज़्यादा तलाश थी, क्योंकि मेरे भाई सुनार के कत्ल की असल मनसूबाबंदी तुम्हारी थी। अब तो मैं उसकी बात पर मज़ीद परेशान हो गया। मैं उसे अपनी असलियत नहीं बता सकता था और यही मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी। मैंने अपने हवासों को यकजा किया और तेज़ी से सोचने लगा कि आखिर इस खूनी लुटेरे को किस तरह इस बात का यकीन दिलाऊं कि मैं वो नहीं हूं जो ये समझ रहा था। तब अचानक मेरे जहन में ख्याल उभरा और मैं उससे बोला, देखो दलेर सिंह, मुझे अब इस बात का पूरा यकीन होने लगा है कि इत्तफाक से मेरी सूरत तुम्हारे भाई सुनार सिंह के कातिल से मिलती जुलती होगी। इसलिए तुम्हें मेरी तरफ से एक गलतफहमी हुई है। क्या तुम मुझे उसका नाम पता बताओगे? रमेश कुमार, वो बोला। कहाँ रहता है और क्या करता है? उसने बताया कि वो पुलिस इंस्पेक्टर है और इधर ही अनूपगढ़ में रहता है। मैंने सुकून की सांस ली और उससे कहा, बस तो मसला हल हो गया। तुम अनूपगढ़ से उसका पता बआसानी चला सकते हो। फिर तुम्हें खुद ही मेरी बात का यकीन हो जाएगा, क्योंकि मैं तो तुम्हारी कैद में हूँ। मैंने कहा तो डाकू दलेर सिंह की आंखों में एक लम्हे को उलझन सी तैर गई, मगर फिर दूसरे ही लम्हे वो दृश्य लहजे में मुझसे बोला, ठीक है, मैं ये भी कर लूँगा। अगर तेरी बात झूठ निकली तो याद रखना, मैं बहुत बुरा हशर करूँगा तेरा। उसके बाद उसने अपने दो साथियों को उसी वक्त अनूपगढ़ रवाना कर दिया। बाद में मुझे पता चला कि इंस्पेक्टर रमेश कुमार, जो मेरा हमशक्ल था, उसने डाकू दलेर सिंह के गिरोह का किला कमा करने की कसम खा रखी है और उसने कई बार इसके गिरोह को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया था। इसके कई करीबी साथियों को इसके भाई सुनार सिंह समेत हलाक कर डाला था। इंस्पेक्टर रमेश कुमार अपने बीवी बच्चों के साथ अनूपगढ़ में ही रहता था। वहाँ पुलिस का हम वक्त बड़ा सख्त पैरा लगा रहता था। मेरी बात पर किसी हद तक भरोसा करने की एक वजह यह भी थी कि इंस्पेक्टर रमेश कुमार कभी भी यूं बगैर सिक्योरिटी के आम मुसाफिर की तरह खटारा बस में सफ़र नहीं कर सकता था। बहरहाल एक घंटे के अंदर उसके आदमी ने आकर मेरी बात की तस्दीक कर दी और अपने सरगुना डाकू दलेर सिंह को बताया कि इंस्पेक्टर रमेश कुमार इस वक्त अपनी सरकारी रहायशगाह में मौजूद है और वहाँ हस्ब मामूल पुलिस का साथ पैरा भी था। मैंने भी सुकून की सांस ली, मगर डाकू दलेर सिंह उलझन मेरी सोच में मुतगर्रक हो गया। मैंने उससे जाने की दरख्वास्त की तो दृष्टि से बोला, हरगिज़ नहीं, तूने हमारा ठिकाना देख लिया है। तो हमारे खिलाफ पुलिस के लिए जासूसी भी कर सकता है, लिहाजा तुझे जिंदा छोड़ना हमारे लिए खतरनाक होगा। तेरी ये बदकिस्मती है कि तेरी शक्ल मेरे भाई के कातिल से मिलती है और मुझे अपने भाई के कातिल की सूरत से इतनी नफरत है कि अब मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ सकता। लिहाजा अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा। ये कहकर उस सफाक खूनी ने अपनी राइफल की नाल का रुख मेरे सीने की तरफ कर दिया। मेरे पूरे वजूद में चूंटियाँ रींगने लगी। झोंपड़े में उस वक्त डाकू दलेर सिंह के अलावा उसके सिर्फ 4 साथी खड़े थे। अब हाथ पैर चलाने का वक्त आ गया था, क्योंकि मैं एक खूनी लुटेरे के हाथों यूं बेमौत मरना नहीं चाहता था। लिहाजा जैसे ही उसने मुझ पर अपनी राइफल तानी, मैंने छलावे की तरह फिजा में एक जिस्म भरी। उस वक्त डाकू दलेर सिंह की राइफल गरजी, मगर मैं उसके फायरिंग पॉइंट से निकल चुका था और सीधा बिजली की तरह उसके सर पर टूटा। वो संभलने भी नहीं पाया था कि मैंने उसके हाथों से राइफल लचक ली और ज़मीन पर पाँव टिकते ही मैंने उसके चारों साथियों की तरफ राइफल का रुख करके लबलबी दबा दी। मेरी राइफल ज़ोर से गरजी और वो चारों डाकू दिलहरास चीखें मारकर ज़मीन बस होते चले गए। डाकू दलेर सिंह को मैं अभी सिर्फ गन पॉइंट पर रखना चाहता था। उसके चेहरे पर पहले तो हैरत की परछाइयाँ नमूदार हुई थीं। शायद उसे मुझसे इतनी फुर्ती और बहादुरी की तवक्को न थी, मगर दूसरे ही लम्हे उसकी आंखों से गैज़ो गज़ब की चिंगारियाँ फूट पड़ीं। मैंने उसके गुस्से की परवाह किए बगैर उसकी कनपट्टी पर नाल चिपका दी और गुरा कर बोला, खबरदार दलेर सिंह, किसी किस्म की भी दलेरी दिखाने की कोशिश की तो तेरा भेजा उड़ा दूंगा। इसी असना में गोलियों की आवाज़ सुनकर उसके दूसरे डाकू साथी भी अंदर आ गए। खबरदार, कोई गलत हरकत मत करना, वरना तुम्हारे सरदार को हलाक कर डालूंगा। अपने हथियार फेंक दो, मैंने उन्हें घूरते हुए खौफनाक गुराहट से कहा। वो कभी अपने सरदार को देखते तो कभी मुझे, मगर उन्होंने अभी तक मेरे हुक्म की तामील ना की थी। मैंने डाकू दलेर सिंह से दुरुस्त लहजे में कहा,
दिलेर सिंह, मैंने तो सर से कफन बांधा हुआ है, अपने साथियों को हुक्म दो कि हथियार फेंक दें, मैं यहाँ से खामोशी के साथ चला जाऊँगा। चूंकि दिलेर सिंह को मेरे हूँ रंग लहजे की हैबत सवार हो गई थी और फिर उसने फ़ौरन अपने साथियों को हथियार फेंकने का हुक्म दिया। उसके बाद मैं डाकू दिलेर सिंह को गन पॉइंट पर झोंपड़े से बाहर ले आया। फिर नहायत होशियारी के साथ डाकू दिलेर सिंह को गन पॉइंट पर लिए उस तरफ बढ़ा जिधर बहुत सारे घोड़े बंधे हुए थे। मैंने डाकू दिलेर सिंह को घोड़े पर सवार होने का हुक्म दिया और उसके सवार होते ही खुद भी उसके पीछे घोड़े की पीठ पर सवार हो गया। घोड़े की लगामें डाकू दिलेर सिंह ने थामी हुई थी। उसके बाद मेरे अगले हुक्म के मुताबिक डाकू दिलेर सिंह ने घोड़े को एड़ लगा दी। हम नामालूम मंजिल की सीमा रवाना हो गए। काफ़ी दूर निकल आने के बाद अचानक एक मौके पर डाकू दिलेर सिंह ने न जाने क्या हरकत की कि घोड़ा दौड़ते दौड़ते रुका और फिर जोर से हनहनाते हुए उल्ट हो गया। मैं उसकी चालाकी ना समझ सका और मेरा तवाज़ुन बिगड़ गया। मैं राइफल समेत नीचे आ रहा, मेरे गिरते ही दिलेर सिंह ने घोड़े को एड़ लगा दी और तारीकी में गुम हो गया। मेरे लिए यही बहुत था कि मेरी उन हून अशाम लुटेरों से जान छूट गई थी। मैं अब वीरान और सुनसान जंगल में तनहा खड़ा था। राइफल मेरे पास थी। डाकू के दोबारा पलटने के डर से मैं एक बल खाते हुए कच्चे रास्ते पर हो गया। आगे आबादी नजर आ रही थी। ये अनूपगढ़ था। एक चौकीदार की मुझ पर निगाह पड़ी और फिर वो यकदम मुअद्दब होकर हैरत से बोला, रमेश साहब आप? पहले तो मैं चौंका, फिर मैं समझ गया कि वो भी मुझे इलाके का थानेदार रमेश ही समझ रहा था। मैंने भी यही बेहतर जाना कि उस पर यही जाहिर करूं कि मैं ही इंस्पेक्टर रमेश हूं। गोया इंस्पेक्टर रमेश उस इलाके में खासा मशहूर था। साहब जी, आप ज़रूर इस मूर्ख डाकू दिलेर सिंह के पीछे ही गए होंगे, मगर आपके पुलिस एहलकार नज़र नहीं आ रहे, उसने मुअद्दब लहजे में कहा। उसके अंदाजे गुफ्तगू से जाहिर होता था कि डाकू दिलेर सिंह ने यहाँ अच्छी खासी दहशत फैला रखी है। बाबा, मैंने डाकू दिलेर सिंह की खुफिया कमीनगा का पता चला लिया है, तुम एक काम करोगे? मैंने किसी ख्याल के तहत उससे कहा तो वो फ़ौरन आजिज़ी से बोला, हाँ हाँ थानेदार साहब, हुक्म करो। देखो, इस वक्त जोश और परेशानी में मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मैंने थोड़ी सी चढ़ा भी रखी है। तुम मुझे मेरी सरकारी रिहाइश तक ले जा सकते हो? मेरी बात पर पहले तो वो हैरान हुआ, मगर फिर अपना साथ दनते हुए बोला, हाँ साहब, आओ मेरे साथ। मैं उसके साथ चल पड़ा। दूर कहीं आवारा कुत्तों के भौंकने की आवाज़ भी आ रही थी। इंस्पेक्टर रमेश कुमार की सरकारी रिहाइश का वहाँ से ज़्यादा दूर न थी। थाने की बाउंड्री वाल अच्छी खासी बड़ी थी। उसके अंदर ही यानी थाने की इमारत के अकब में इंस्पेक्टर रमेश कुमार की सरकारी रिहाइशगाह थी। वहाँ पुलिस का सख्त पहरा था। मैंने चौकीदार को वापस जाने दिया। उसके बाद जैसे ही थाने की इमारत के अंदर दाखिल हुआ तो मुझ पर बैक वक्त रोशनियों का सैलाब उमड़ पड़ा, मगर दूसरे लम्हे खटाखट सलूट झाड़ने की आवाज़ें भी उभरी। रोशनियों के हाले हट गए। वो सारे इंडियन पुलिस एहलकार थे और मुझे इंस्पेक्टर रमेश कुमार ही समझ रहे थे। मैंने भी सरदस्त यही मुनासिब समझा कि अपनी असलियत इनके सामने आश्कार ना होने दूँ। सर, आप इस वक्त कहाँ गए हुए थे, वो भी अकेले? हमें पता भी न चला। एक एहलकार ने हैरत से मगर बाअदब पूछा। हाँ, मैं एक अहम मिशन पर गया था और मेरा खामोशी से निकलना ही ज़्यादा बेहतर था, मैंने जवाबन गंभीर आवाज़ में कहा। सर, अगर भगवान न करे वो कमीना ज़ालिम दिलेर सिंह, बस रहने दो उस बात को, मैं उसकी खुफिया कमीनगा का पता चला आया हूँ, मैंने उसकी बात काटकर मुतान तमेज़ जोश से कहा और वो मैं सर हिलाकर रह गया। उसके बाद मैं रिहाइश के मेन गेट से होता हुआ अंदर दाखिल हुआ। फिर मरकज़ी दरवाजे पर लगी कॉल बेल पर उंगली रख दी। मैंने इंस्पेक्टर रमेश से मिलने का इरादा कर रखा था ताकि जल्द अज जल्द डाकू दिलेर सिंह की खुफिया कमीनगा के बारे में आगाह कर सकूँ। ज़रा देर बाद दरवाज़ा खुला और सामने एक जवान औरत को देखकर मैं चौंक सा गया। मेरे चौंकने की वजह उसका खूबसूरत मगर आंसू से लबरेज चेहरा था। उसकी उम्र 30-35 से ज़्यादा न थी। रंगत साफ थी और चेहरा किताबी था। माथे पर तिलक था। उसके चेहरे साफ यहाँ था कि वह थोड़ी देर पहले खूब रोई है, बल्कि उस वक्त भी उसका शहाबी चेहरा आंसू से लबरेज था। मुझे देखकर वो जैसे अपना गम भूल कर बुरी तरह चौंकी। फिर उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। इस वक्त ज़हमत देने की माफ़ी चाहता हूँ, मैं उसकी हैरत की वजह समझते हुए जल्दी से बोला, मुझे इंस्पेक्टर रमेश से मिलना है, उन्हें एक बहुत अहम और खुफिया नौयत की इत्तला देना है। अंदर आ जाएं। उसके लब कपकपाए और वो सिर्फ इतना ही कह पाई थी। फिर मुझे अंदर आने का रास्ता दिया और मैं गड़ाब से चौकट हबूर करके अंदर आ गया। आपका नाम? मेरे अंदर दाखिल होते ही उसने लखनऊ ज़दा लहजे में पूछा और फिर मैंने भी अपना गलत नाम बताया, यानी अशोक कुमार। वो मुझे अंदर ड्राइंग रूम में ले आई। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आपकी सूरत मेरे पति रमेश से बहुत। वो इतना ही कह पाई थी कि जाने किस बात पर उसका जी बार आया और वो एक बार फिर फूट फूट कर रो दी। मैं परेशान सा हो गया और उसके रोने की वजह पूछी तो उसने पल्लू से अपने आंसू पोंछते हुए मुझे अपने साथ आने को कहा और उठकर एक कमरे की तरफ चल पड़ी। मैं भी हैरान परेशान सा उठकर उसके अकब में हो लिया। वो मुझे अपने बेडरूम में ले आई। सामने बड़े से आरामदेह बेड पर एक शख्स लेटा हुआ था। मैं उसे देखकर शशदर रह गया। हैरतअंगेज़ तौर पर उसकी शक्ल सूरत मुझसे मिलती थी। एक ज़रा रत्ती बराबर का भी फ़र्क ना था, हत्ता के कद काठ में भी ज़्यादा फ़र्क ना था। मैं समझ गया था कि यही इंस्पेक्टर रमेश कुमार है और ये औरत उसकी बीवी, मगर मेरे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये औरत रो क्यों रही है और मुझे यहाँ अपनी ख्वाबगाह में क्यों लाई है। ये मेरा पति इंस्पेक्टर रमेश कुमार है, मगर ये दिल का मरीज़ था। इन्हें अभी थोड़ी देर पहले दिल का दौरा पड़ा था और इनका देहांत हो गया। उसने बामुश्किल अपने रक्त भरे लहजे पर काबू पाते हुए बताया। मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। मैंने फ़ौरन आगे बढ़कर इंस्पेक्टर रमेश कुमार की लाश का बगौर मुआयना किया। उसकी नब्ज़ और सीने की धड़कन खामोश थी। आंखों की पुतलियां भी फैल चुकी थीं। वो वाकई मर चुका था। दिल का दौरा उसके लिए मौत का पैगाम साबित हुआ था। मैं अब परेशान और मुतफक्किर सा हो गया था।
मुझे बहुत दुख हुआ, शायद तकदीर को यही मंजूर था। मैंने कलमी अफसोस अदा किया। हाँ, ये मेरे लिए ही नहीं बल्कि मेरे 2 छोटे बच्चों के अलावा इस पूरे गांव अनूपगढ़ के लिए भी एक सान्या है, बल्कि नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। वो बोली। हाँ, आप दुरुस्त कह रही हैं, मैंने होले से मुतासफाना लहजे में कहा। मुझे मालूम है कि आपके पति एक बहादुर इंसान थे। वो खास तौर पर डाकू दुलेर सिंह की सरकोबी के लिए ही इस इलाके में ट्रांसफ़र करवा के आए थे। हाँ, वो अपने आदर्श के पक्के थे, वो गमज़दा लहजे में बोली। सरकार ने जैसे डाकू दुलेर सिंह की बढ़ती होनी वारदातों के बारे में सुना तो उनका तबादला यहाँ कर दिया था। हालांकि उनसे पहले मुतअद्दिद पुलिस अफसरों ने न सिर्फ अपना तबादला कैंसिल करवा लिया बल्कि कुछ अफसर डाकू दुलेर सिंह के गिरोह के हाथों मारे भी गए। मेरे बहादुर पति को जैसी अहम जिम्मेदारी सौंपी गई, उन्होंने बिला चून चुना हुक्म की तामील कर डाली। डाकू दुलेर सिंह ने इससे पहले अनूपगढ़ ही नहीं बल्कि आसपास के इलाके में भी लूट मार का बाजार गर्म कर रखा था, मगर मेरे बहादुर पति ने यहाँ का चार्ज संभालते ही डाकू दुलेर सिंह का नाटका बंद करके रख दिया था, जिससे उसकी खूनी वारदातों में कमी आ गई और गाँव वालों ने भी सुख का सांस लिया था। मगर मेरे बहादुर पति ने डाकू दुलेर सिंह को हमेशा के लिए खत्म करने का पुख्ता इरादा कर रखा था। लेकिन अब डाकू दुलेर सिंह की खूनी सरगर्मी का आगाज़ दोबारा हो जाएगा। अनूपगढ़ पर जुल्म जबर के दोबारा सियाह अबर छा जाएंगे। वो इतना कह कर रो दी, मैं गुमसुम खड़ा रह गया। वो फिर रंधे हुए लहजे में बोली, मेरे दोनों बच्चे अपने पिता से बहुत मोहब्बत करते हैं। इन बेचारों को तो अभी तक अपने यतीम होने का भी पता नहीं। मुझे तो अब ये सोचकर होल आ रहा है कि विजय और पिंकी को जब इसका इल्म होगा तो इन मासूमों पर क्या बीतेगी। ये कहकर वो घुटी घुटी आवाज़ में रोने लगी। फिर शदीद गम के बायस उसे चक्कर आ गया और वो गिरने लगी तो मैंने उसे थाम लिया और ख्वाबगाह से निकाल कर दोबारा ड्राइंग रूम में आ गया और उसे एक सोफे पर आस्तीकी से बिठा दिया। फिर करीब दरी पोर्टेबल पर रखे पानी से भरे जग को कांच के गिलास में उल्टा और उसे रमेश की बीवी के होंठों से लगा दिया। चंद घूंट बनने के बाद उसकी हालत कदरे संभली। मैं सामने के सोफे पर विराजमान हो गया और गहरी पुरसोच खामोशी में मुस्तगरिक हो गया। अचानक वो औरत मुझे मुखातिब करके बोली, अशोक साहब, मैं अपने बहादुर पति के मिशन का अधूरा नहीं छोड़ना चाहती। अगर आप इस आड़े और नाजुक वक्त में मेरा साथ दें तो ना सिर्फ इससे दूसरे गरीब लोगों का भला होगा बल्कि मेरे दोनों मासूम बच्चों को भी सहारा मिल जाएगा, वरना वो दोनों टूट कर रह जाएंगे। मैं इस बात पर चौंक कर उसका चेहरा तकने लगा। उसकी नमनाक आंखों में एक मासूम सी इल्तिजा थी। प्लीज़ अशोक साहब, आप मेरे अनजाने पति का रूप धार लें। आप मेरे और गाँव वालों की मदद करें। आप ज़रूर मेरे बहादुर पति के अच्छे दोस्त होंगे, ज़रूर उन्हीं की तरह बहादुर भी। आप इंस्पेक्टर रमेश कुमार बन जाएं, बेशक आर्जी तौर पर ही सही, जब तक वो जालिम और खूनी डाकू दुलेर सिंह का खात्मा न हो जाए। तब तक मैं भी अपने दोनों बच्चों विक्की और पिंकी को ज़हनी तौर पर आमादा कर लूँगी कि वो यतीम हो गए हैं। औरत ये कहकर फिर मारे रकत के रो पड़ी। मैं उसकी बात सुनकर दम बहुत रह गया और सोचने लगा कि क्या मैं इंस्पेक्टर रमेश कुमार का किरदार निभा पाऊँगा। क्या उस तरह मैं अपने मिशन की भी तकमील जारी रख सकूँगा। मगर जाने क्यों मेरा दिल गवाही दे रहा था कि मैं ऐन इस वक्त यहाँ आ पहुँचा हूँ। मुमकिन है इस खूनी डाकू दुलेर सिंह की मौत मेरे ही हाथों लिखी हो, जिसने बेगुनाह और मासूम लोगों का जीना दोबर कर रखा था। फिर उस बदनसीब औरत के छोटे मासूम बच्चे भी थे जो यकीनन अपने बाप से बहुत मोहब्बत करते होंगे और उसके कांधों पर खेलते होंगे। क्या बुरा था अगर मैं आर्जी तौर पर ही सही इंसानी भलाई के खातिर ये कदम उठा लेता। मगर इसमें औरत की तरफ से भी कुछ पेचीदगियाँ पैदा हो सकती थी या नहीं भी। बहरहाल मैंने तकरीबन रजामंदी वाले अंदाज़ो लहजे में उससे कहा, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ। मेरा नाम कमला है, उसने होले और पुरुमीद लहजे में बताया। देखिए कमला साहिबा, मैं सिर्फ उस खूनी डाकू दुलेर सिंह को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए आपकी बात मानने को तैयार हूँ। और रही बात आपके दोनों बच्चों की, मैं कोशिश करूँगा कि आर्जी तौर पर ही सही मैं उनसे मानूस हो सकूँ। लेकिन इस वक्त मसला ये है कि आपके पति रमेश कुमार की लाश का क्या किया जाए। इनके देहांत होने की बात राज में कैसी रखी जाए। मेरी बात पर पहली बार उसके गमनाक चेहरे पर खुशी की रिम उभरी। वो बिलाशुबा बड़े हौसले वाली औरत थी। बहरहाल वो बोली, अशोक साहब, आप इसकी चिंता ना करें, मेरा भाई नरेंद्र साहब संभाल लेगा। मैं उसे एतमाद में लेकर सारी बात समझा दूंगी। बाज़ औक़ात इंसान की भलाई की खातिर कुछ कड़वे फैसले भी करना पड़ते हैं। मुझे अपने अनजानी पति का मजबूरन इस तरह भी क्रियाक्रम करना पड़ेगा। बस आप इंस्पेक्टर रमेश कुमार का रूप धार लें और सारे मामला संभाल लें। मैं आपको अपने पति के अंदाज़ो इतवार वगैरह के बारे में रहनुमाई किए देती हूँ। किस्सा कुत्ता कमला ने अपने भाई नरेंद्र लाल के साथ नहायत राजदारी बरतते हुए सारे मामला होशसलूबी के साथ निपटा लिए थे। उसने उस वक्त फ़ोन करके शहर से अपने भाई नरेंद्र लाल को बुलवा लिया था। वो लाश का राजदारी से क्रियाक्रम करने के लिए इंस्पेक्टर रमेश कुमार की लाश ले गया था। उसके बाद कमला ने मुझे अपने अनजाने पति इंस्पेक्टर रमेश कुमार के अंदाज़ो इतवार और तरीका तहाइफ अंदाज गुफ्तगू के बारे में समझा दिया था। उसके दोनों बच्चे विजय और पिंकी बहुत प्यारे थे और मुझे उन मासूमों पर भी तरस आने लगा था जो बेचारे इतनी सी उम्र में यतीम हो चुके थे। विजय की उम्र सिर्फ 7 साल के करीब रही होगी, जबकि पिंकी सिर्फ 1.5 साल की थी। वो दोनों मासूम मुझे ही अपना बाप समझ बैठे थे। उनकी मुझसे मोहब्बत से अंदाज़ा होता था कि वो अपने मरहूम बाप से बहुत प्यार करते थे। वो मुझे पापा कहते नहीं तकते थे। नाश्ते की टेबल पर जब मुझे पापा कह के मुखातिब करते तो बेहतर उनकी बदनसीब माँ की आंखें भीग जाती और वह बेचारी अपना आंसू भरा चेहरा छुपा कर उठकर चली जाती। बहरहाल मैं इंस्पेक्टर रमेश कुमार की वर्दी में सीधा थाने पहुंचा और पुलिस की बारी खेप लेकर खूनी डाकू दुलेर सिंह की कमीनगाह की तरफ रवाना हो गया। डाकू दुलेर सिंह की जब मैंने भी बर्बरीत की दास्तानें सुनी तो मेरे अंदर भी उसको कत्ल करने का जज्बा बेदार होने लगा।
हमने डाकू दिलेर सिंह की खुफिया कमीनगाह पर रेड की, मगर वो इससे पहले ही अपने गिरोह समेत मफरूर हो चुका था। मैं इसकी वजह जानता था, मगर अब पीछे नहीं हटना चाहता था। मैंने डाकू दिलेर सिंह के पीछे मुंजे लगा रखे थे। इंस्पेक्टर रमेश कुमार के बहरूप में मुझे चंद दिन ही हुए थे, मगर इसका मतलब ये ना था कि मैं अपने असल मिशन से हट गया था। इंस्पेक्टर रमेश कुमार का बहरूप बनने का मुझे और भी फ़ायदा था, वो ये कि मुझे इस तरह तहफ़्फ़ुज़ मिल गया था और मैं बआसानी अपने असल मिशन की तकमील भी कर सकता था। लेकिन इससे पहले मैं डाकू दिलेर सिंह का किस्सा निपटाना चाहता था। एक रोज़ मुझे इतला मिली कि डाकू दिलेर सिंह के गिरोह ने अनूपगढ़ से तकरीबन 15 मील दूर एक गांव पर हमला करके कई बेगुनाह इंसानों को मौत के घाट उतार दिया और लूट मार भी की। मैंने उसी वक्त पुलिस फोर्स ली और मज़कूरा गांव की तरफ आंधी तूफान की तरह रवाना हो गया। वहां पहुंचने पर लोगों ने मुझे डाकू दिलेर सिंह के फरार होने वाले रास्ते से आगाह किया। मैं पुलिस फोर्स समेत मज़कूरा सिमत रवाना हो गया। जल्द ही हमने एक छदरे जंगल में उस गिरोह को जा लिया और बड़ा गुमसान का रन पड़ा। जो ही दिलेर सिंह का गिरोह पसपाई इख्तियार करने में मजबूर होने लगा तो मैं डाकू दिलेर सिंह को छापने के लिए उसके ताक़ुब में रवाना हुआ। मेरे पास इंडियन सरकारी जीप थी, मेरे साथ 4 पुलिस के आदमी भी थे। मैंने दिलेर सिंह की तलाश में जंगल का कोना कोना छान मारा, मगर वो छलावा फरार होने में कामयाब हो चुका था। बहरहाल मुझे इस ऑपरेशन में इस कदर तो कामयाबी हुई थी कि इसके गिरोह के आधे से ज़्यादा साथियों को जन्म हासिल कर दिया था और बाकी जो ज़ख्मी या जिंदा बचे थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। गाँव के मासूम लोग मेरी इतनी कामयाबी पर भी बहुत खुश हुए थे। कमला भी खुश थी कि बेशक डाकू दिलेर सिंह कभी पकड़ा तो नहीं गया, मगर गिरोह का शिराजा ज़रूर बिखर चुका था। मुझे आज अपने इस फैसले पर खुशी हो रही है कि मैंने आपका इंतखाब गलत नहीं किया था। एक रोज़ शाम को चाय पीने के दौरान कमला ने खुश होकर मुझसे कहा। मैं कोशिश किया करता था कि उससे कम से कम बातें करूं, इसलिए मैंने सिर्फ मुस्कुराने पर ही इत्तफाक किया था। ताहम मैं मुत्सर बोला, मैं बहुत जल्द डाकू दिलेर सिंह का भी खात्मा करके ही रहूँगा। चाय पीने के बाद मैं खुद को विजय और पिंकी में मशगूल कर लिया करता था। इस दौरान मैंने एक बात महसूस करने लगा था कि कमला मुझे कभी कभी बहुत गहरी और सोचती हुई निगाहों से देखा करती थी। अगर एक औरत मर्द की निगाहों का मफ़हूम फ़ौरन जान लेने की सलाहियत रखती है तो मर्द भी ये सलाहियत रखता है कि बसा औकात वह एक जवान औरत की महसूस हालात में गहरी सोचती निगाहों का मतलब जान सके। वो मुझे अशोक नामी हिंदू ही समझे हुए थी, जबकि मैं मुसलमान था। अगर इसके दिल में कोई चोर था तो ये इसकी भूल थी। मैंने बहरहाल अपना दमन बचाए रखा था। कसूर कमला का भी नहीं था। मैं उस पर बदकार औरत का इल्ज़ाम नहीं लगा रहा था। वो यकीनन मेरे चेहरे में अपने अनजानी शोहर रमेश कुमार का चेहरा देख रही थी। इस पर मुज्जात मेरी सूरत भी रमेश से हैरत अंगेज़ तौर पर मिलती जुलती थी। अगर वो मेरे बारे में ऐसे चोर ख्यालात अपने दिल में रखती थी तो वह एक फितरी अमर था। इसमें उसे बुरा समझने की कोई बात न थी। हम दोनों के मज़हब जुदा थे और सबसे अहम बात यह कि मैं अपने वतन की बका की खातिर यहाँ एक खास मिशन पर आया था। यही सबब था कि मैं कमला से कतराने की कोशिश किया करता था। अलबत्ता दिखावे की खातिर मुझे मजबूरन उसके साथ साथ रहना पड़ता था। मेरा ख्याल था कि मेरी बेरूही से कमला मायूस होकर बिलाखिर मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल देगी, लेकिन ऐसा न था। उसके अंदर मज़ीद सरकशी उतर आई। एक रोज़ तो हद ही हो गई। मैं बच्चों के साथ सोया करता था। जब वो सो जाते थे तो मैं अपने कमरे में आ जाता था, जहाँ मैं तन्हा सोता था। उस वक्त भी जब विजय और पिंकी सो गए तो मैं अपने कमरे में आकर बेड पर दराज हो गया। मैं अपने ख्यालात में खोया हुआ था कि अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने कमला खड़ी थी। उसके चेहरे के तासुरात अजीबोगरीब से हो रहे थे। अगर मैं उसे अंदर आने के लिए रास्ता न देता और कई कदम पीछे ना हट जाता तो वो किसी अंदरूनी चोर जज्बे से मगलूब होकर मुझसे लिपट जाती, क्योंकि उसके अंदर दाखिल होने का अंदाज ही कुछ ऐसा था। तुम मुझसे दूर क्यों भागते हो, बताओ मुझे। वो अजीब हजान है इस लहजे में बोली। तुम मेरे पति का दूसरा जन्म हो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम मेरे पति रमेश हो। उस पर अजीब सी कैफियत सवार थी। आंखों में डूबने का सा मंजर पैदा हो रहा था। मुझे उससे अब इखलाकी तौर पर खौफ महसूस हो रहा था। फिर वो बेहतियार आगे बढ़कर मुझसे लिपट गई। मैं बुरी तरह बौखला गया। वो मुझे चूमने लगी। मैंने उसे परे धकेल दिया तो वो फिर भी बाज ना आई और दोबारा मेरी तरफ लपकी। मैंने उसके गाल पर थप्पड़ रसीद कर दिया। वो बेहतियार होती हुई मेरे कमरे से निकल गई। मेरा ख्याल था कि अगले दिन वो मुझसे अपने पागलपने पर माफ़ी मांगेगी, मगर ऐसा ना हुआ। जब दोनों बच्चे स्कूल चले गए तो मेरे गले का हार बनते हुए उठलाकर बोली, तुम कितनी बेइतनाई बरतो मुझसे। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी मोहब्बत तुम्हें मेरी तरफ मुतवज्जा करने में मजबूर कर ही डालेगी। अब तो मेरे 14 तबक रोशन हो गए। मुझे गहरी तशवीश ने आन लिया था। मैंने अब संजीदगी से इस मसले पर गौर करना शुरू कर दिया कि मैं इसे अपने बारे में कम अज़ कम अपनी हकीकत तो बता दूं कि मैं एक हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान हूँ। शायद इस तरह वो मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल दे। बिलाखिर मैंने एक दिन तंग आकर उसे हकीकत बता दी कि मैं एक मुस्लिम घराने से ताल्लुक़ रखने वाला मुसलमान हूँ। उसे फिर भी यकीन न आया तो मैंने उसे सुनाने के लिए ज़ेरे लब कलमा पढ़ डाला। तब मैंने देखा कि उसके चेहरे के तासुरात एकदम बदल गए। वो सन्नाटे में आ गई। फिर दूसरे ही लम्हे उसके चेहरे के तासुरात नफरत अमेज़ी में बदल गए। उसकी शर्मगीन आंखों में जहाँ कभी मेरे लिए मोहब्बत के समंदर ठाटे मारते थे, वहाँ नफरत की चिंगारियाँ फूटने लगीं। मैं उसकी बदलती कैफियत पर दंग रह गया। इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ फ़ौरन। अब तो अपना शरीर भी रगड़ रगड़ के धोना पड़ेगा। दफ़ा हो जाओ। वो हलक के बल चिल्लाई। मैं उसका ये कमीनापन देखकर गुस्से से सुर्ख हो गया, मगर आफियत इसी में जाने कि यहाँ से चुप चुपाते निकल जाऊँ, और मैंने ऐसा ही किया। वक्त सपहर मैं सरकारी बंगले से निकला और खामोशी से अनूपगढ़ के लारी अड्डे पर जा पहुँचा। मेरे पास थोड़े बहुत रुपये थे जो कमला ही की इनायत किए हुए थे। मैं लारी अड्डे पर पहुँचा और अहमदाबाद जाने वाली बस में सवार हो गया।